हेलो माय डियर सोल्जर्स, कैसे हो तुम सब। आशा करती हूँ एकदम परफेक्ट होगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से एकदम मस्त होंगे। ठीक है, तो तुम्हारी तैयारी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए मैं भी आ गई हूँ। क्यों? देखो, आज भी मैं चैप्टर फर्स्ट का जितना भी इम्पोर्टेंट PYQ है, जो जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मैं यहाँ लाती हूँ, सबके सब। अगर तुम्हारा चैप्टर क्लियर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी क्लियर है तो तुम इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, याद करो और जाओ। डेफिनेटली तुम्हारा इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? और हाँ, ये सारे के सारे क्या है? भी आई, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज? दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन, मतलब हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें रासायनिक में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। रासायनिक मतलब रसायनों में परिवर्तन। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत से दैनिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि जो कि यहाँ निम्नलिखित है। पहला क्या है? पहला, लोहे पर जंग लगना। दूसरा, दूध से दही का बनना। तीसरा, श्वसन की प्रक्रियाएं, फलों का पकना और शरीर में भोजन का पचना। ये सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं, ये सब के सब कैसे हैं? रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि रसायन में परिवर्तन की हेल्प से ये सारे के सारे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं? लोहे पर जंग कैसे लगता है? जब लोहा जो होता है वो पानी या फिर हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? उस पर जंग लग जाता है। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अभी बात करें दूध से दही बनना कैसे होता है? किण्वन की प्रक्रिया से होती है। जो कौन सी प्रक्रिया? रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो उससे होता है। श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है? हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, और बहुत सारे रिएक्शंस कराता है और ATP यानी कि ऊर्जा बनता है। ठीक है, अभी क्या? फलों का पकना। फलों को कैसे पकता है? तो इसमें भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि फलों को पकाने के लिए हेल्प करते हैं, और पाचन तो खैर तुम्हें पता ही है। तो इट्स ऑल क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अभी बात करते हैं सेकंड का, यानी कि तेल। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि तेल और जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ है उनको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ठीक है, मतलब जो तेल है, ठीक है, और जो वसायुक्त पदार्थ है यानी कि जो खाने योग्य पदार्थ है, उसको हम नाइट्रोजन में संरक्षित क्यों रखते हैं? आंसर क्या है कि तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ और जो वसा खाद्य पदार्थ सामग्री ऑक्सीजन के साथ मिलकर स्वयं को विकृत गंधित उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो तेल है और जो वसायुक्त यानी कि जो खाद्य पदार्थ जो वसायुक्त है, ये सब जो होते हैं ये एक समय पर क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं और इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और गंध युक्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें, और जिस कारण क्या करते हैं, हम इसे खा नहीं पाते हैं, ये स्वाद इसमें नहीं रह जाता और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यह खाद्य सामग्री क्या होता है? तरह तरह की बीमारियां हमें उत्पन्न करती है, और इस खाद्य सामग्री से क्या होता है कि हमें सेवन करने से तरह तरह की जो बीमारियां होती है वो क्या होती है? आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे जो खाद्य पदार्थ है वो जल्दी खराब ना हो, इसकी वजह से हम क्या करते हैं? इसमें नाइट्रोजन में सेव करके रखते हैं। देखो, इसलिए तेल और वसा युक्त खाद्य सामग्री नाइट्रोजन जैसे प्रभावित गैस को मिश्रण किया जाता है। ठीक है ना, ताकि खाद्य सामग्री क्या हो? विकृत गंधिता न कर पाए, या फिर गंध ये ना दे और ना ही ये खराब हो। ठीक है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं? खाद्य सामग्री को नाइट्रोजन में रखते हैं। ठीक है, इट्स डन। अभी बात करें थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? तो द्विविस्थापन तथा विस्थापन किसे कहते हैं? एक होता है द्विविस्थापन और एक होता है विस्थापन। इसमें क्या डिफरेंस है? आ जाओ समझते हैं। पहला है द्विविस्थापन। तो देखो, जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। किसका आदान प्रदान हो? आयनों का आदान प्रदान हो। अब आयन्स कैसे? देखो, Na+ और HCl, ये Na+ क्षार है और NaOH क्षार है और HCl क्या है? अम्ल होता है। अब NaOH क्षार कैसे और HCl अम्ल कैसे? अब ये पूछोगे ना, ठीक है, मैं बता देती हूँ। जिसमें OH आता है
वो क्षार हो जाता है, और जिसमें H आता है वो अम्ल हो जाता है। इट्स क्लियर? तो अभी क्या करता है, जो क्षार होता है वो अम्ल से क्रिया करता है, या फिर जो अम्ल होता है वो क्षार से क्रिया करता है। तो जो OH है ये निकल जाएगा और H के साथ ये चला जाता है। तो क्या बचता है अपने पास, Na और Cl। ठीक है, तो यहाँ क्या अब आ गया NaCl यानी कि नमक, और H2 अपना क्या हो गया, निकल गया। इट्स डन। ये था द्विविस्थापन। अभी बात करें विस्थापन किसे कहते हैं। देखो, विस्थापन रिएक्शन क्या होता है, जिस अभिक्रिया में ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, हटा देता है, यानी कि उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसके स्थान पर आ जाए। देखो, जिस अभिक्रिया में ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके, और जो कम क्रियाशील तत्व है ना उसके स्थान पे जो ज्यादा क्रियाशील तत्व है वो आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ में आ जाएगा। जिंक और कॉपर सल्फेट है। क्या है कि जो जिंक है ना ये बहुत ज़्यादा क्या क्रियाशील होता है, और ये स्ट्रांग भी होता है, किससे, कॉपर से। ठीक है ना, तो अभी क्या करेगा जिंक यहाँ आएगा और इस कॉपर को बोलेगा चलो अभी तुम जाओ यहाँ से। ठीक है ना, कॉपर को ये हटा देगा और खुद आके यहाँ बैठ जाता है। तो क्या बन गया, ZnSO4। अभी Cu क्या हो गया, निकल गया, यानी कि मुक्त हो गया। क्यों मुक्त हो गया, क्योंकि कॉपर क्या है, वीक है, किससे, Zn से। इट्स डन। आई होप कि तुम कंफ्यूज नहीं होगे द्विविस्थापन और विस्थापन में। द्विविस्थापन में क्या होता था, कोई किसी को रिमूव नहीं कर रहा था। ठीक है, ये इसका मन कर रहा था कि मैं इसके साथ जाऊंगा तो ये चला गया, और इसका मन था कि मैं इसके साथ रहूंगा तो ये रह गया। ठीक है, क्यों इसका मन करता है इसके साथ रहेगा और इसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा जो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो जो OH पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और जो H पे चार्ज वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो OH जो है H+ के पास जाएगा, और जो Na होता है वो Cl के पास जाएगा, क्योंकि Na के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और Cl के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसीलिए NaCl बनता है। और विस्थापन में क्या होता था कि इसमें क्या होता है कि कोई एक जो होता है जो स्ट्रांग रहता है ना, वो जो वीक रहता है उसको मार के हटा देता है, बोलता है चल तू हट, इधर मैं रहूंगा। ठीक है, तो अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है फोर्थ क्वेश्चन, कि किसी कोई एक्स पदार्थ है उसमें के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस पदार्थ का यूज जो है विलयन को सफेद करने में यूज किया जाता है। तो वो कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड्स, यानी कि भूजा हुआ चूना। इसका सूत्र होता है CaO। ये क्या करता है कि विलयन को सफेद कलर में ला देता है। जैसे कि चूना का कलर सफेद होता है ना, तो वैसा कलर में ला देता है कौन, कैल्शियम ऑक्साइड्स, यानी कि भूजा हुआ चूना। ठीक है, अभी इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो ये एक है इसी में एक्स की जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। जो एक्स है यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, भूजा हुआ जो चूना है, अगर इसका हम रिएक्शंस कराते हैं किसके साथ, जल के साथ, तो क्या आएगा, क्या मिलेगा हमें, चलो कराते हैं फिर। देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल है अपना, अभी इसका क्या कर रिएक्शंस करा रहे हैं, तो क्या होगा, कैल्शियम ये पहले तो टूटेगा किसमें, Ca+ और ऑक्सीजन माइनस में टूटता है। ठीक है, अभी ये जल होता है, जल किस में टूटता है, जल OH में टूटता है और H+ में टूटता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि ये जो कैल्शियम है यहाँ जाता है टूट के यहाँ से। देखो ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो बस इतना याद रखो कि जब कैल्शियम ऑक्साइड्स जल रिएक्शंस करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, अभी तुम क्लास 10th में हो। ओके, अभी सारा टॉपिक 11th में आएगा तो पढ़ना वहाँ पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स बनता है कब, जब कैल्शियम ऑक्साइड्स जल से रिएक्शंस करता है तब। इट्स डन। अभी देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन सब में से भी इम्पोर्टेंट बोलो तो ये है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में
क्या अंतर है, यानी किसे कहते हैं, और एग्जाम्पल देके समझाओ इसका। चलो देखते हैं। पहला है सबसे उष्मा शोषी रिएक्शंस, किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है कि जिस अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है ऊष्मा शोषी कहलाती है, यानी कि ऊष्मा को उत्पन्न कराती है रिएक्शन। हाँ, ऊष्मा को उत्पन्न कराती है ये रिएक्शन, क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी। मतलब ऊष्मा को क्या कराती है, उत्पन्न कराती है। क्या कराती है, उत्पन्न कराती है। ये याद रखो लाइन बस, उत्पन्न कराती है किसको, ऊष्मा को। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मीथेन यानी कि CH4 और ऑक्सीजन में जब ये रिएक्शंस होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। क्या कराती है ये, ऊर्जा का उत्पन्न कराती है। तो देखो ऊर्जा क्या हो रहा है, बन रहा है ना यहाँ पर, तो ये क्या है, उष्मा शोषी रिएक्शंस होती है। ठीक है, अभी इस रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि जो मेथेन है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, CO2 और H2O उत्पाद के साथ उष्मा भी क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। तो इसे क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी रिएक्शंस। उष्मा शोषी में क्या होता है कि उष्मा का यानी कि उष्मा उत्पन्न होती है। बट ये लाइन याद रखो, उष्मा उत्पन्न होती है। अभी देखो उष्मा छेपी क्या होती है, जिस अभिक्रिया में उष्मा का शोषण हो। क्या, जिस अभिक्रिया में उष्मा का शोषण, उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी रिएक्शन, उष्मा छेपी रिएक्शंस। एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, NO। ठीक है, अभी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कितने 180 किलो जूल ऊर्जा दिया जाता है ना, तो क्या होता है कि 2NO का निर्माण होता है और उष्मा का शोषण हो गया रहता है। तो इसमें उष्मा नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें उष्मा का शोषण कर लिया गया है ये रिएक्शंस को करने में, और यहाँ उष्मा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ उष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है, इसलिए हमें उष्मा दिख रही है। गेटिंग माय पॉइंट्स, इट्स क्लियर। देखो जो ये टॉपिक है संचारण, ये तो है ही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इसको अदर वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो इसमें उतना ज़्यादा खास ध्यान नहीं दूंगी इस पर, लेकिन एक बार मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है, समझ लो, देख लो एक बार। और संचारण किसे कहते हैं और संचारण रोकने के क्या उपाय होते हैं। संचारण, संचारण बोले तो जंग, जंग। अब ये वो जंग नहीं है जो लड़ने जाते हैं, नहीं, ये जंग यानी कि जो लोहे पे लग जाती है, जो धातु पे जंग लग जाती है, उसे बोलते हैं जंग, यानी संचारण। ठीक है ना, तो देखो जब कोई धातु आर्द्र यानी कि वायु या फिर नमी, कोई भी मतलब जल वाला स्थान पे आती है, तो उसके संपर्क में आने पर क्या होता है, खुद जब संचारित कर लेता है, कौन कर लेता है, धातु अपने आप संचारित हो जाता है, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संचारण कहते हैं। अर्थात यानी कि जो लोहा है, जो लोहा वाला जो मटेरियल होता है, जो लोहा से बना होता है, वो जब बारिश होती है ना, जब बारिश होती है उसमें पानी की बूंदें गिरती है, हवा चलती है, या फिर कोई नमी वाली एरिया रहती है, तो वहाँ पे क्या होती है कि लोहे में क्या होती है, जंग लग जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है सब लोहा। ठीक है ना, तो इसकी वजह से, तो इसे क्या बोलते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक है, अब इसे रोकने के लिए क्या किया जाता है, खुद बताओ क्या किया जाता है इसे रोकने के लिए। जब तुम्हारे घर में एक नया दरवाजा लगता है, किसी के घर में नया दरवाजा लगता है, फिर कुछ भी होता है लोहे का सामग्री, तो क्या करते हैं, उसको सबसे पहले पेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि जब पेंट कर देंगे ना, तो वो जो जितना भी नमी होगा, बारिश होगी, यानी पानी जो होगा, वो सब कहाँ जाएगा, पेंट पर जाएगा, ना कि लोहे पर। तो वो जो लोहा जो है संचारण से क्या हो जाती है, बच जाता है। ठीक है, तो क्या क्या किया जाता है, धातु के ऊपर तेल या फिर ग्रीस लगा देते हैं। दूसरा, धातु पर पेंट लगा देते हैं। तीसरा, क्रोमियम के परत चढ़ानी चाहिए, यानी कि क्रोमियम होता है उसकी परत पे चढ़ा सकते हैं हम, या फिर मिश्र धातु का निर्माण करें। ठीक है, यानी कि जो मिश्र धातुएं होती है ना, उसमें जंग नहीं लगती है ज़्यादातर। ठीक है, मिश्र धातु जैसे कि पीतल वगैरह जो है ना, ये सब मिश्र धातु यानी कि जो 2-3 मटेरियल से मिलकर बनाई जाती है, तो इसमें क्या होती है, जंग नहीं लगती है। ठीक है, अभी देखो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में कि तुम्हें एक रिएक्शंस दे देगा और बोलेगा क्या कि इसको संतुलित करो। ठीक है, और वो असंतुलित रहेगा रिएक्शंस, तो ये क्या है, संतुलित रिएक्शंस है। ओके ना, देखो कैल्शियम एक है, यहाँ पर भी एक है,
ओके। अभी देखो हाइड्रोजन्स कितने हैं इसमें, 2 है ना, इसमें भी हाइड्रोजन्स कितने, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि टोटल 4 ऑक्सीजन हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। और कार्बन कितने हैं, 1 यहाँ और 1 यहाँ है। सो ये रिएक्शंस क्या है, बैलेंस है। तो ऐसे ही रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है। और अगर तुम्हें नहीं आता रिएक्शंस बैलेंस करना तो एक बार कमेंट कर दो, मैं बता दूंगी। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक भी क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अपचयन यानी कि सॉरी उपचयन और अपचयन में क्या डिफरेंस है ये भी मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन एक बार और बताऊंगी जरूर। देखो, उपचयन को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण बोलते हैं, उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, और अपचयन तो खैर अपचयन है ही है। देखो, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन जुड़ता है ना तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या बोलते हैं, अपचयन। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, इसके बारे में बस तुम 2 चीज़ याद रख लो, जिंदगी में कहीं प्रॉब्लम होगी ही नहीं। किसे ऑक्सीकरण कहते हैं और किसे अपचयन कहते हैं, समझे। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। इट्स क्लियर। देखो डिफरेंस में पढ़ते हैं। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है तो क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है। अभी जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हरासमेंट होती है, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है इसमें, और इसमें हाइड्रोजन की हरासमेंट होती है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, कैल्शियम में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यहाँ देखो CuO में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन क्या निकल रहा है ना, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये अपचयन रिएक्शन हो गया। ठीक है। अभी देखो, अभी हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, क्या विकृत गंधिता किसे कहते हैं, और विकृत गंधिता जो होती है उसको कैसे रोक पाएंगे। तो क्या है विकृत गंधिता, आ जाओ देखते हैं। विकृत गंधिता की जो तेल युक्त एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके खुद स्वाद एवं गंध में जब परिवर्तन कर लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। बताया ना ऊपर मैं, अभी तो ऊपर बताई मैं कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। कि जब जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें जो खराबी आ जाती है, यानी कि बैक्टीरिया आ जाती हैं उनमें, और वो क्या होती है, स्मेल देने लगती है, खाना खाने के लायक नहीं रहता, उसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसे रोकने के लिए क्या उपाय, जस्ट एक उपाय हो सकता है, क्या मतलब उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन एक क्या है, नाइट्रोजन में क्या करना, खाना को रखना, नाइट्रोजन का उपयोग करना। ठीक है, हमारे खाद्य पदार्थों में, तो क्या है, ये विकृत गंधिता होता है। क्लियर। देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है ना, कि निम्न अभिक्रिया में के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। प्रकार बताना है, कौन सा रिएक्शंस है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ये सब रिएक्शंस होती है ना, तो सब इनके प्रकार बताने हैं। वैसे संयोजन अभिक्रिया भी मोस्ट है। देखो, संयोजन मतलब क्या होता है, संयोजन मतलब जुड़ना, किसका जुड़ना, किसी भी चीज़ का जुड़ना, लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो अभिक्रिया का जुड़ना, यानी कि तत्वों का जुड़ना क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3H2 और ये N2 जुड़ के क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, तो क्या हो गया, ये संयोजन रिएक्शंस हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे चैप्टर फर्स्ट के सारे इम्पोर्टेंट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हर बार क्वेश्चन पूछते हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना। अगर चाहते हो कि ऐसे ही मैं वीडियोस लाऊं और तुम्हें सबसे पहले मिले तो क्यों लेट कर रहे हो, कर लो क्या, फॉलो